हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वन रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 12 से 13 नवंबर के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान वन रक्षक के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 9 दिसंबर को हुई पहली बैठक में संविधान सभा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी पर नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ अपने हर वीडियो में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल कहां पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल नसीराबाद अजमेर में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, छावनी बोर्ड नसीराबाद। देखिए, पहला फैक्ट आपको यह याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वर्ष 1818 में हुई थी। अगला फैक्ट, नसीराबाद छावनी नगर पालिका राजस्व और भूमि मामलों और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए छावनी बोर्ड द्वारा प्रशासित है। यह भी फैक्ट आपको याद करना है। अगला फैक्ट, वर्तमान में राजस्थान में स्थापित नसीराबाद एकमात्र छावनी बोर्ड है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए, वन रक्षक का एग्जाम होने के बाद अभी भी राजस्थान में काफ़ी एग्जाम लगे हुए हैं। ये फैक्ट और ये क्वेश्चन उनमें काम में आएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। एक कॉपी पर नोट करते चलिए, पीडीएफ तो मैं आपको देता ही हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं चूप चढ़ना। चौथा क्वेश्चन देखेगा, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के राजा कौन थे। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के राजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय थे। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार डूंगर सिंह था। यह पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेगा, पांचवा क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डूंगर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। पहला फैक्ट क्या देखिएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने 1944 में की थी। यह फैक्ट आपको याद करना है। उन्हें बांगड़ के गांधी के रूप में जाना जाता था। अब देखिए, यहां पर एक पॉइंट और बन रहा है कि उन्हें बांगड़ के गांधी के रूप में जाना जाता था। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रियासतों में आंदोलन के प्रति उदासीन थी और रियासतों को अपने अभियान से अलग रखती थी। तो यह भी पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन जैसे जैसे रियासतों की जनता को पड़ोसी क्षेत्रों के कांग्रेस द्वारा संचालित अभियानों के बारे में पता चला, उनमें अपने कल्याण के लिए संगठित होने की प्रवृत्ति बढ़ी, जिसके कारण प्रजामंडल का गठन हुआ। तो यह भी फैक्ट आपको याद करना है, ठीक है। अगला फैक्ट देखिएगा, याद करना है आपको, हरिपुरा अधिवेशन 1937 में कांग्रेस की नीति बदल गई। यह भी पॉइंट आपको याद करना है। रियासतों को अपने अपने राज्यों में संगठन बनाने और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने की भी अनुमति थी। यह भी आपको फैक्ट याद करना है। छठा क्वेश्चन देखेगा, देखिए वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। बीच में छोड़कर वही बच्चे जाते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं वो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं उसको भी अच्छे से समझते हैं। जाहिर सी बात है, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं वही वीडियो को छोड़कर जाते हैं, तो उन्हें जाने दीजिए।
आप वीडियो को पॉज करिए। एग्जाम आपका 12 और 13 को होने वाला है। आज तारीख हो गई है 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लुबड़सही नेमिनाथ का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुबड़सही नेमिनाथ का जैन मंदिर का जो निर्माण है तेजपाल ने करवाया था। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्णगिरी अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, शाही राजधानी पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। अशोक के शिलालेखों से प्राप्त 4 प्रांतीय राजधानियों के नाम तोसली पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में, स्वर्णगिरी दक्षिण में और तक्षशिला उत्तर में थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 8वां क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, रणथंभौर दुर्ग की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान को यह अधिकार सौंपा था। रणथंभौर दुर्ग को उलुग खान के अधिकार में सौंपा था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1299 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान, इनको बोलते हैं अलब खां, और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए भेजा। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी झाई पर अधिकार कर लिया। इसामी के अनुसार विजय के बाद उलुग खां ने झाई का नाम बदलकर नौशहर कर दिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुर्डा सम्मेलन आयोजित होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? परीक्षा की दृष्टि से यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुर्डा सम्मेलन आयोजित होने का मुख्य उद्देश्य था मराठा शक्ति के विरुद्ध संगठित होना। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, यह वर्ष 1734 में आयोजित किया गया था और जय सिंह और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य प्रमुख शासकों ने इसकी अध्यक्षता की थी। बैठक का उद्देश्य विभिन्न राजपूत जनजातियों की सेनाओं को एकजुट करना और उनकी भूमि पर विदेशियों के बढ़ते आक्रमणों को देखना और जांचना था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, किस सभ्यता को राजस्थान की प्रसाद सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? परीक्षा की दृष्टि से यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, कालीबंगा सभ्यता को राजस्थान की प्रसाद सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में पुरा स्थल आहड़ को अपनाया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोहिल वंश ने अपनी राजधानी के रूप में पुरा स्थल आहड़ को अपनाया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मेवाड़ के प्राचीन गोहिल वंश के शासकों ने आहड़ को अपनी राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया। 12वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। मुख्य फैक्ट जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम जानेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, प्रशासक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने देश की सेवा की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, उसने यॉर्क टाउन में अपने सैनिकों के साथ अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1786 में उन्होंने इस शर्त पर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद संभालने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि उन्हें सर्वोच्च सैन्य कमान भी दी जाएगी। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। वह 12 सितंबर को कलकत्ता पहुंचे और कार्यभार संभाला। अगला फैक्ट देखिएगा क्या याद रखना है आपको। उनके मार्गदर्शन में कॉर्नवालिस कोड विकसित किया गया था जिसमें ब्रिटिश भारत में नागरिक, पुलिस और न्यायपालिका प्रशासन को नियंत्रित करने के प्रावधान शामिल थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मेटूर बांध भारत में सबसे बड़े बांधों में से एक है और कावेरी नदी के पार स्थित तमिलनाडु में भी सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 14वां क्वेश्चन देखेगा, रामनाथ कोविंद भारत के डैश कौन से राष्ट्रपति बने, कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है और कौन से नंबर की हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रामनाथ कोविंद, इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1945 को। एक भारतीय राजनीतिक हैं जिन्होंने भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी। वे 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। 15वां क्वेश्चन देखेगा, जहांगीर का मकबरा ये कहां पर स्थित है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर का जो मकबरा है ये लाहौर में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, लाहौर में शाहदरा नगर के निकट स्थित जहांगीर मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर को समर्पित है। इसे जहांगीर की मृत्यु के 10 साल बाद उनके पुत्र शाहजहां ने बनवाया था। एक बगीचे के अंदर स्थित मकबरे की मीनारें 30 मीटर ऊंची हैं। मकबरे के भीतरी हिस्से में भित्ति चित्रों की सुंदर सजावट है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वां, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में कब भाग लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में वर्ष 1916 में भाग लिया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पथिक 1916 में बिजोलिया पहुंच गए और उन्होंने आंदोलन की कमान अपने हाथों में संभाल ली। प्रत्येक गांव में किसान पंचायत की शाखाएं खोली गईं। किसानों की मुख्य मांगें भूमिकर, अधिभारों एवं बेगार से संबंधित किसानों से 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, राजस्थान की एकमात्र रियासत झालावाड़ रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, झालावाड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने 1838 में किया था। एकीकरण के दौरान 3 ठिकाने नीमराणा, अलवर, लावा, टोक तथा कुशलगढ़, बांसवाड़ा, जबकि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा था जिसका कार्यालय आबू में भी था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तत्कालीन नीमराणा ठिकाना के नरेश कौन थे? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तत्कालीन नीमराणा ठिकाना के नरेश थे राजा राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपी जी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। 20वां क्वेश्चन, पेजड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेजड़ नृत्य जो है ये हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं। आप ये समझ लीजिए कि एक पीडीएफ बनाने के लिए और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, सबसे पहले क्वेश्चंस को टाइप करना, क्वेश्चंस को टाइप करने के बाद उनका एक्स्ट्रा फैक्ट निकालना, फिर उसके बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करना, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब पर अपलोड करना। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों से एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी,
बालाजी बाजीराव पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब इनको बोला जाता है। श्रीमंत बाजीराव के श्रेष्ठ पुत्र नाना साहेब 1740 में पेशवा नियुक्त हुए। वे अपने पिता से भिन्न प्रकृति के थे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856 से 1860 से थे। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने, यह भी फैक्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला फैक्ट, उन्हें विस्काउंट कैनिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह भी फैक्ट आपको याद कर लेना है। उन्होंने भारत, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उनके प्रशासन के दौरान डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया गया था। उन्हें क्लेमेसी कैनिंग भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। उन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली भी शुरू की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि पोर्टफोलियो प्रणाली किसने शुरू की, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सती प्रथा का बहिष्कार सन 1829 में किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सती प्रथा का अंत। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अतः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में अस्पृश्यता को हटाने के लिए स्थापित की गई और गैर लाभकारी संस्था है जो हरिजन और दलितों, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा 25वां क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी, ये बूंदी में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल वासी दुगारी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। तेजाजी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रांतों में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, युवा भारत यंग इंडिया 1919 से 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्रिका थी। गांधी ने इस पत्रिका में कई उद्धरण लिखे जिन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखिए एक बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 26वां था ये क्वेश्चन, ये 27वां है। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक हैं एनी बेसेंट। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उन्हें मानव स्वतंत्रता का चैंपियन माना जाता है और वह आयरिश और भारतीय स्वशासन दोनों के प्रबल समर्थक थे। यह भी फैक्ट आपको याद करना है।
वह 300 से अधिक पुस्तकों और पुस्तिकाओं के साथ एक रचनात्मक लेखक थी। यह भी फैक्ट आपको याद करना है। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह पुस्तक उनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े मुद्दों को उजागर करने के लिए लिखी गई थी। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी पर नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन, डककड़ प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी कहाँ घोषित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डककड़ प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी उदयपुर में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 29वां क्वेश्चन है गाइस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से 1 नवंबर 2007 के बीच में लागू किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। अक्टूबर 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में एक निर्णयात्मक निर्णय दिया, इसलिए भारत के आपराधिक न्याय शास्त्र में एक अपवाद को हटा दिया गया जो तब तक उन पुरुषों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है जिन्होंने अपनी छोटी पत्नियों के साथ बलात्कार किया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राज्य के आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इससे हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का लोक नृत्य है। राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो राज्य का लोक नृत्य है घूमर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान के लोक नृत्य जो हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, राजस्थान के लोक नृत्य घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया, छारी। ठीक है, घूमर के बारे में जान लीजिए आप लोग, घूमर होता क्या है। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना करने के लिए किया गया था और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32वां, दोहरे पर कोटे वाली मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरे पर कोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, यह है भरतपुर का किला। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जिसे लहोगढ़ या लोहागढ़ का किला कहा जाता है। इस किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसे कभी कोई जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि अंग्रेज भी अपने आधुनिक हथियारों के जरिए इस किले को जीत नहीं पाए थे। इस किले का निर्माण जाट शासक महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में शुरू करवाया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, तोरावाटी और काठहेटी नागरचोल राजावाटी तथा खड़ी जयपुरी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तोरावाटी और काठहेटी नागरचोल राजावाटी तथा खड़ी जयपुरी जो हैं ये डुंडाड़ी नाम से प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहते हैं। इसका बोली के साथ प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। डुनाड़ी की प्रमुख बोलियां हैं तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी सापुरा, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेर और काठहेटी हाड़ौती। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। पीडीएफ तो मैं आपको देता ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की किस जनजाति को राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है अतः मोरनी माडना उनकी परंपरा का अंग बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य की मीणा जनजाति को राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है अतः मोरनी मारना उनकी परंपरा का अंग बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 35वां क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय वन वनस्पति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है 36वां। प्रसिद्ध किराडू मंदिर किस शैली के हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रसिद्ध किराडू मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट, किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। यह आपको याद कर लीजिए, किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला फैक्ट, यह अपनी सोलंकी शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों में उल्लेखनीय और शानदार मूर्तियां हैं। अगला फैक्ट, किराडू मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 5 मंदिरों में से सोमेश्वर मंदिर सबसे उल्लेखनीय है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इन मंदिरों में प्रभावशील मूर्तिकला और वास्तुकला की सोलंकी शैली है। यह मंदिर राजस्थान के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। यह भी फैक्ट आपको याद कर लेना है। यह मंदिर खंडर है और भगवान और देवी की छवियों की कमी है। किराडू पहले बाड़मेर का मुख्यालय था और इस पर 1140 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने हमला किया था, जिसने मंदिर की संरचना और इसकी छवियों को नष्ट कर दिया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में राजस्थान के किस राज्य ने सेना सहित स्वयं जाकर अंग्रेजों की मदद की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह में राजस्थान के बीकानेर के सरदार सिंह ने सेना सहित स्वयं जाकर अंग्रेजों की मदद की। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1857 की राजस्थान की क्रांति। देवली और नीमच के सैनिक टोंक पहुंचते हैं और टोंक की सेना ने विद्रोह किया। इसमें राजकीय सेना का सैनिक मीर आलम खां के नेतृत्व में टोंक के नवाब वजीर अली के खिलाफ विद्रोह किया और टोंक, देवली, नीमच के तीनों की संयुक्त सेना दिल्ली चली गई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम वर्ष 1979 में शुरू हुआ। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम बिहार में 1905 में स्थापित कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा देश में व्यवस्थित कृषि अनुसंधान कार्य की शुरुआत हुई थी। प्रयोगशाला से खेत तक के कार्यक्रम पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी के विकास व प्रसार में अपना भागीदार बनाएं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। अगला क्वेश्चन है, बारात की विदाई के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा बारातियों को दी जाने वाली यथाशक्ति भेंट क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, पहरावड़ी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, शादी के बाद बारात विदा करते समय वधु पक्ष के द्वारा प्रत्येक बाराती को यथाशक्ति उपहार दिया जाता है, जिसे रंगबरी कहते हैं। ओझण उजड़ो, बेटी की विदाई के समय माता पिता द्वारा बेटी को अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दिया जाने वाला सामान या दहेज या ओझण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 40वां क्वेश्चन देखेगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को फैदोमीटर कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट, समुद्र की औसतन गहराई लगभग 12,100 फीट है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। महासागर के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहा जाता है और यह मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर में पश्चिमी प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। मरियाना ट्रेंच में पहली गहराई माप ब्रिटिश सर्वेक्षण जहाज HMS चैलेंजर द्वारा किया गया था, जिसका इस्तेमाल रॉयल नेवी द्वारा 1875 में खाई में अनुसंधान करने के लिए किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फादोमीटर एक गहराई खोजक है जो पानी की गहराई को निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42वां, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। 43वां क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि डैश सही की जा सकती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
निकट दृष्टि अवतल लेंस से सही की जा सकती हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, निकट दृष्टि दोष या निकट दर्शिता दृष्टि की अपरिवर्तन दोष है, जिसमें कुछ मीटर निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं किंतु दूर की वस्तुएं सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती। नेत्रों में यह दोष उत्पन्न होने का कारण प्रकाश की समांतर किरण पुंज आंख द्वारा अपरिवर्तन के बाद दृष्टि पटल पर ना बनाकर उसके सामने ही प्रतिबिंब बना देना है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के निकट आ जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो का 44वां क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीजन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, यह क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीजन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है श्वसन। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जिसका उपयोग उच्च ऊर्जा के लिए आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा त्वरण उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओ रुधिर में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48वां, कौन सा यौगिक एल्काइन के बहुलीकरण से प्राप्त नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। मेसिटिल ऑक्साइड एल्काइन के बहुलीकरण से प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। 50वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H2। H2 जो है ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। महत्वपूर्ण फैक्ट, H2 हाइड्रोजन वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग 20% होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, वायुमंडल में इसकी मात्रा का लगभग 20.95% होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी बच्चे नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरा नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।